पिछली जिंदगी में जब एक दिन मैं अपने फादर के पास पहुंचा, मैं काफी ज्यादा चोट खाए हुए था। मेरे फादर ने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें दूसरी सेना में भेजा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कह दिया कि मैं उनको मारने आया हूँ। ये सुनते ही मेरे फादर मेरी तरफ मुड़े। मैंने सुना है कि आप लोग मेरे लोगों का यूज कर रहे हो चारे के तौर पर। मेरे फादर मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, विंगलेस लोग इसी काम के लिए होते हैं मेरे बच्चे। मेरी पिछली जिंदगी में मेरा नाम था ऐश और मेरी फैमिली का नाम था एल महम। मेरी फैमिली एक बहुत ही खास फैमिली थी क्योंकि हमारी फैमिली सीधे रॉयल फैमिली को सर्व करती थी और हमारी फैमिली के हेड थे मेरे फादर रॉड्रिक। एक बर्फीली रात में जब मैं अपनी माँ के साथ था तब वो हमारे पास आए और उन्होंने ही हमें बचाया था, लेकिन तब तक मेरी माँ खत्म हो चुकी थी। ये मेरे असली पापा नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे गोद लिया था। इसलिए उनके एहसानों को चुकाने के लिए मुझसे जितना बन पाया मैंने उतनी हेल्प करी उनकी। लेकिन एलमहन फैमिली में मुझको बड़े होते हुए हमेशा नीची नजरों से देखा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि मेरी पीठ पर विंग्स नहीं थे। दरअसल विंग्स किसी भी इंसान के मैजिकल पावर और ताकत का प्रतीक होते हैं। मेरी पीठ पर जितने ज्यादा पंख के निशान होते उतनी ज्यादा मेरी ताकत मानी जाती। लेकिन सच कहूँ तो मेरे अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी, इसीलिए सब मुझे विंगलेस कह के बुलाते थे। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करी। मेरे हार्ड वर्क ने मुझे काफी कुछ दिया, लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं दिया। मैंने पूरी जिंदगी अपने पिता की सारी बातें मानी और जो उन्होंने कहा मैंने वो सब करा। लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? धोखा। मेरे अपने ही फादर अब मुझे मरवाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने सगे बेटों के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करवा दिया। मैंने पूरी ताकत से उनसे मुकाबला करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी। मैं अपने घटिया फादर और अपने भाइयों का सामना नहीं कर पाया। आखिरकार उन लोगों ने मिलकर मुझे बांध दिया और मेरे सीने पर वार कर दिया। अब जब मुझे पता था कि मेरा अंत करीब है तो मैंने उस समय पर अपने फादर से एक सवाल किया, अगर शुरू से उन्हें मुझे मारना था तो उन्होंने मुझे पाला ही क्यों? और इसी पल सच्चाई सामने आई। मेरे फादर का कोई भी इरादा नहीं था कि वो मुझे अपने साथ रखे। वो बस मेरे जन्म के साथ मुझे मिले 7 विंग्स की ताकत को चुराना चाहते थे। और अब जब वो मुझसे ये पावर छीन चुके हैं, उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया, आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन मुझे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला और मेरे घटिया भाइयों ने मुझ पे लगातार हमला करना शुरू कर दिया और मेरे फादर मुझे पीठ दिखा के चले गए। अब मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ अजीब होता है। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से ठीक हो चुका था और मैं अपने बचपन में वापस आ चुका था। मतलब ये कि मैं समय में पीछे लौट आया था जब मैं और मेरी माँ बर्फीले तूफान में बस खत्म ही होने वाले थे। मेरी माँ पहले ही ठंड के कारण गुजर चुकी थी। कुछ समय बाद मुझे घोड़ों और लोगों की आवाज सुनाई दी। कुछ वॉरियर्स रॉड्रिक के कहने पे मेरी माँ को ढूंढ रहे थे। उनका गोल था एक बच्चे को ढूंढने का और वो बच्चा मैं ही था। अब ये सब कुछ मुझे कुछ जाना पहचान लग रहा था क्योंकि मुझे बताया गया था कि मैं एक बर्फीली रात में मिला था और इसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं समय में पीछे लौट आया हूँ। अब जैसे ही मुझे ये सारी बातें पता चली, मैंने बर्फ के मैदान में रेंगना शुरू कर दिया। मेरे शरीर से निकल रही मैजिकल पावर मुझे ठंड से बचा रही थी और मेरे शरीर को गर्म रख रही थी। लेकिन इतने छोटे शरीर के साथ खुद को घसीटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर भी जीने की चाहत और रॉड्रिक के हाथों में दोबारा ना पड़ने का डर मुझे आगे बढ़ने के लिए ताकत दे रहा था। मैं लगातार बर्फ पे रेंगता रहा और थक कर आखिरकार वहीं गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एक आदमी और उसकी बेटी ने देख लिया। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि वो आदमी रॉड्रिक नहीं था, वो था हाइफ्रेड विस्काउंट। उस अच्छे आदमी ने झुककर मुझे अपनी गर्म बाहों में उठा लिया। वो हैरान था ये देखकर कि इतना छोटा बच्चा इतनी भयंकर ठंड में यहाँ तक कैसे पहुंचा। लेकिन फिर उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। बर्फ के ऊपर बने निशान ये चीज साफ बता रहे थे कि मैं खुद को घसीटता हुआ पहाड़ से नीचे आ गया था। ये चीज देखने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा कौन है और कहां से आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई क्योंकि मेरी उम्र का कोई बच्चा मुझे उंगली चुभो रहा था और मैं घबरा के उठ बैठा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे खड़े थे और मेरे ही जागने का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही मैं होश में आया, सारे बच्चे मुझे अपनी ओर खींचने लगे। हर कोई मुझे अपने पास खींचना चाहता था और उनकी खींचातानी में तो मेरा दम ही घुटने लगा। आखिरकार मैं तंग आ गया और सबकी पकड़ से छलांग लगाकर बाहर निकला। बाकी बच्चों को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ उनके साथ, इसलिए वो मेरे पीछे भागने लगे। भागते भागते पता नहीं कैसे अचानक से ही मैं अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने लग गया और अचानक मेरा शरीर हवा में उछल गया। लेकिन अब मैं सीधे नीचे गिरने वाला था। लेकिन गिरने से पहले ही मुझे विस्काउंट हाइफ्रेड ने अपने हाथों से पकड़ लिया। इसी समय मैंने इस आदमी को बहुत ध्यान से देखा क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ड्यूक रॉड्रिक का बड़ा भाई विस्काउंट हाइफ्रेड था। ये जानकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैं बर्फीले तूफान में इतनी दूर तक रेंग कर आया था ताकि रॉड्रिक से बच सकूं, लेकिन आखिरकार मैं फिर से एल्महाइन परिवार के एक और घर में पहुंच गया था। अब हाइरेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो एल्महाइन फैमिली की ही एक शाखा यानी विस्काउंट परिवार का मुखिया था। एक टाइम पर हाइफ्रेड और रॉड्रिक ये दोनों ही रॉयल फैमिली के सबसे भरोसेमंद वॉरियर्स माने जाते थे। उन्हें ट्विन विंग्स कहा जाता था और दोनों पे ही रॉयल फैमिली की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन सिविल वॉर में लड़ते हुए विस्काउंट हाइरेड की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हाइरेड की मौत के बाद ही विस्काउंट परिवार का पतन हो गया। उसे अब यहाँ पर अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर मुझे यकीन हो गया था कि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। लेकिन मैं ये बात कभी नहीं सोच सकता था कि मैं अपने दुश्मन से बच के उसके ही बड़े भाई के घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी घर की मालकिन ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। आखिर मैंने अभी खुद को मैजिक की हेल्प से आसमान में उछाल लिया था। इससे पहले से ही शक था कि मैं कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। यहाँ तक कि विस्काउंट हाइफ्रेड भी मानता था कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है। मेरी पीठ पर बने विंग्स के निशान इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे। मेरी पीठ पे टोटल 7 विंग्स थे। ये बात जानकर तो मैं खुद भी हैरान रह गया। पिछली जिंदगी में मैं खुद को बिना विंग्स वाला समझता था, लेकिन असल में मैं 7 विंग्स का मालिक था और इसी वक्त पे मुझे सारी बातें समझ आ गई। अब मुझे पता चल गया कि रॉड्रिक उस दिन मुझसे क्या कह रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में उसने मुझे बचाया इसलिए था ताकि वो मेरी 7 पंखों के पावर चुरा सके। वो 7 विंग शुरू से ही मेरे थे। ये सोचकर मेरा खून खौल उठा कि उसी रॉड्रिक ने मुझे पूरी जिंदगी बिना पंखों वाला कह के अपमानित किया था। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहा जबकि मेरी सारी शक्ति उसी ने चुरा रखी थी। इसी बीच घर की मालकिन ने विस्काउंट
विस्काउंट हाइफ्रिड से एक सवाल किया। वो ये बात जानना चाहती थी कि वो इस अनोखे बच्चे के साथ करने क्या जा रहे हैं। विस्काउंट ये बात सुनकर कुछ देर तक शांत खड़ा रहा और उसे शांत देखकर मेरा दिल घबराने लगा। एक बार मेरी शक्तियां छीनी जा चुकी थी, लेकिन तभी उसने कहा कि वो मुझे अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से मेरे सर को सहलाने लगा। उसकी नजर में मैं अभी छोटा और कमजोर बच्चा था जिसे दुनिया की कोई भी समझ नहीं थी, एक ऐसा नन्हा पक्षी जिसने अभी तक उड़ना सीखना शुरू नहीं किया। उसने फैसला किया कि जब तक मैं अपने विंग्स के साथ आसमान में उड़ना नहीं सीख जाता, वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। कुछ देर बाद बाकी बच्चे मुझे ढूंढते हुए कमरे तक आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। तभी एक छोटी बच्ची अपने माँ के पास आई और वो पूछने लगी कि मेरा नाम क्या है, यानी वो मेरे बारे में पूछ रही थी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर उठाया और मेरा नाम एस्टर रख दिया। और इसी तरह देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत गए। लॉर्ड हाइफ्रिड एक बहुत ही शानदार अंदाज में एक हवेली के सामने पहुंचे जो कि ड्यूक रॉडरिक की थी। उसके पीछे मैं और मेरी बहन एल्फिन थी। एल्फिन वो प्यारी सी लड़की थी जो कि मेरी उम्र की ही थी। हम लोग यहाँ आए थे स्वॉर्ड डांस गैदरिंग नाम के एक एनुअल फंक्शन में, जिसे एल्माहेम परिवार के ड्यूक हाउस द्वारा आयोजित किया जाता था। इस फंक्शन का गोल था अलग अलग परिवारों को एक दूसरे के करीब लाना और नए रिश्ते बनाना। ये कंपटीशन का मैदान भी था जहाँ हर परिवार अपने युवा तलवारबाजों की ताकत दिखाता था। जब हाइफ्रिड और हम भीड़ के बीच से गुजर रहे थे तब साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ कोई हमारा वेलकम नहीं कर रहा था। वो सभी लोग हमारे पीठ पीछे बातें कर रहे थे क्योंकि उन सबको पूरा यकीन था कि पिछले बार की तरह इस बार भी विस्काउंट हाइफ्रिड की बेइज्जती होने वाली है। और उन सभी लोगों को ये बात भी पता थी कि हाइफ्रिड ने मुझे गोद लिया है। लेकिन तभी मेरी बहन एल्फिन ने मुझसे कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहना चाहिए और अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जो लोग कमजोर दिखाई देते हैं सबसे पहले उन्हीं को ही निशाना बनाया जाता है। विस्काउंट हाइफ्रिड शायद मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया था, वो चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि एल्माहेन परिवार के अंदर आज विस्काउंट परिवार की क्या हालत है। शायद यही सोचकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अपने परिवार की गिरती हुई स्थिति को देखकर मुझे निराशा हो रही है। लेकिन मैंने बिल्कुल उल्टा जवाब दिया। मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मेरे इस जवाब ने विस्काउंट हाइफ्रिड को हंसा दिया। उन्हें खुशी इस बात की थी कि हालत को देखकर घबराने की बजाय मैं आगे के बारे में सोच रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुआ करती थी कि आज की स्थिति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। और जहाँ तक इस जगह की बात है, यहाँ लौटकर मुझे कोई अच्छी याद नहीं आई, क्योंकि इस जगह से जुड़ी कोई अच्छी यादें मेरे पास थी ही नहीं। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर नई यादें बनाने आया था, ऐसी यादें जो कुछ लोगों के लिए दर्दनाक होगी और मेरे लिए बेहद मजेदार, क्योंकि अब मेरे पास मेरे 7 विंग्स वापस आ चुके थे और ये ताकत बहुत थी रॉडरिक के दोनों बेटों को हराने के लिए। इस बार मैं वो काम करने वाला था जिसका हकदार मैं शुरू से था। कुछ समय बाद मैं बैटलफील्ड में पहुंचा, जहाँ 2 लोग पहले से ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। उस समय पर हर कोई एक नाइट बनना चाहता था, लेकिन सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन से गुजरना पड़ता था। एक सच्चे नाइट के पास ताकत और सम्मान दोनों होना बहुत ही जरूरी था। ताकत पाने के लिए तलवारबाजी में माहिर होना होता था, जबकि सम्मान मिलता था अपनी करीबी अचीवमेंट से। जो लोग इन दोनों ही चीजों को हासिल कर लेते थे उन्हें परिवार का सबसे ऊंचा सिंबल दिया जाता था, जिसे कहते हैं विंग क्रेस्ट। बात ही बातों में यहाँ पर एक प्रतियोगी जीत भी गया और इसी के चलते उसे मिलता है उसकी फैमिली का विंग क्रेस्ट। ये सारी चीजें देखने के बाद एल्फिन आज भी घबरा जाती है। उसकी दोनों ही बहनें फ्रेन और फ्रेया इस कंपटीशन की सारी सच्चाइयां देख चुकी थी, इसीलिए वो दर्शक बनकर भी यहाँ आना पसंद नहीं करती थी। ये बस जीतने का कंपटीशन नहीं था, हारने वाले को बहुत ज्यादा अपमान भी सहना पड़ता था। हारने वाले की हालत देखकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही हुआ करता था, दूसरों के लिए सिर्फ एक मजाक और एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर हर कोई हंसता था। लेकिन तभी मुझे मेरी बहन ने आवाज दी और मुझे स्पेस आउट होने से बचा लिया। शायद उसे लगा कि मैं डरा हुआ हूँ, और उसका ये बात सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि ये मेरी सबसे पहली स्वॉर्ड डांस गैदरिंग थी। लेकिन मेरी बहन एकदम गलत समझ रही थी, क्योंकि मैं तो डरा हुआ नहीं था, मैं इंतजार कर रहा था मेरी बारी आने का। और जब मैंने ये बात एल्फिन से कही, वो पूरी तरीके से हैरान रह गई। इसी समय हाइफ्रिड आता है और वो बताता है कि उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। जाने से पहले उन्होंने एल्फिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दे दी। लेकिन ये बात सुनकर एल्फिन नाराज हो गई, क्योंकि वो मेरे से 1 साल बड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे क्यों सौंपी जा रही है। इसके बाद हाइफ्रिड ने मुझे एक और एडवाइस दी। उसने मुझसे कहा कि यहाँ पर मेरी ही उम्र के बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, मुझे उनसे मिलना चाहिए और नए नए दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन साथ ही में उन्होंने धीरे से एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे 7 विंग्स का राज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये बात हर हाल में छुपी रहनी चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब मैं और एल्फिन एक जगह पर खड़े थे और हमारे चारों ओर ऐसे लोग थे जो कि हमें भेड़ियों की तरह घूर रहे थे। वो सभी लोग हमें बस नफरत से देख रहे थे। इस माहौल को देखकर मुझे लगा कि यहाँ पर दोस्ती करना मेरे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी मेरी नजर एक बहुत खास व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखते ही मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। लेकिन एल्फिन कंफ्यूज हो गई कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आखिरकार मुझे अब यहाँ पे दोस्त बनाने का एक मौका मिल गया था। जिन दोस्तों की बात मैं कर रहा था वो मेरे सामने बैठे हुए थे। वो लोग मेन एल्माहेन फैमिली के बेटे थे, यानी मेरे पिछले जन्म के दोनों भाई। मैं सबसे पहले डैरिस के पास गया और उसको हेलो कहा, जिसके बाद मैंने उसको अपना पूरा नाम बताया और कहा कि मैं बस यहाँ पर उसे हेलो करने आया हूँ। तभी दूसरे भाई ने डैरिस को बताया कि मैं वही गोद लिया बच्चा हूँ जिसे विस्काउंट फैमिली ने अडॉप्ट किया था। बस इतना सुनते ही डैरिस हंस पड़ा। उसने मुझसे कहा कि मुझे खुद को एल्माहेन फैमिली का सदस्य कहने की हिम्मत कैसे आ गई। ये दोनों भाई वही थे जिन्होंने मुझे पिछली लाइफ में मारा था। उस समय उन दोनों का सामना करना मेरे लिए बहुत ज्यादा भयंकर था, लेकिन उन्हें देखकर अभी लग रहा था कि वो बस घमंडी बच्चे हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एल्फिन आ गई और मुझे वहाँ से पकड़ के ले जाने लगी। उसे लगा था कि हेलो कहना बस काफी है, इसलिए अब वो यहाँ से मुझे ले जाने आई थी। लेकिन तभी डैरिस ने पीछे से आवाज लगाई। डैरिस ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज एल्फिन अपने पापा के पीछे क्यों नहीं छुप रही। मेन फैमिली के मेंबर होने का घमंड दिखाते हुए उसने एल्फिन को अपने पास बैठने का ऑर्डर दिया। वो चाहता था कि एल्फिन उनकी बातें सुने और उनका एंटरटेनमेंट करे, लेकिन एल्फिन ऐसी नहीं थी जो किसी के सामने भी झुक जाए। उसने साफ मना कर दिया।
दिया। उसने डेरिस को याद दिलाया कि मेन फैमिली और विस्काउंट फैमिली के बीच में नौकर और मालिक का रिश्ता कभी नहीं था। इतना कहने के बाद उसने मुझे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि डेरिस ने एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरा काम और आसान कर दिया। वो जोर जोर से विस्काउंट हाइफ्रिड की बेइज्जती करने लगा। उसने कहा कि एक नाइट होने के बावजूद हाइफ्रिड किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और इसी के सजा के तौर पर रॉड्रिक ने अपने बड़े भाई का हाथ काट दिया था। एल्फिन ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन फिर उसने एक और घटिया बात कह दी। उसने कहा कि एल्फिन को खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर हाइफ्रिड का खून है जो कि एक कायर है। सुनकर एल्फिन भड़क उठी और वो जाकर सीधे डेरिस का सामना करने लगी, लेकिन डेरिस ने अपने मुंह में लिया हुआ अंगूर का जूस सीधे एल्फिन के मुंह पर थूक दिया। फिर वो हंसते हुए बोला कि तुम जैसी बेकार की लड़कियां परिवार का नाम भी नहीं पा सकती। वो ताना मारते हुए बोला कि बिना तैयारी के यहाँ सज धस कर आने से क्या फायदा, जब अपने कपड़ों को गंदा होने से भी वो नहीं बचा सकती। एल्फिन वहाँ खड़ी थी और उसका गुस्सा बस फूटने ही वाला था। और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैं खुश था कि मेरे घटिया भाई आज भी वैसे ही थे जैसे कि वो पिछली जिंदगी में हुआ करते थे, क्योंकि अब मुझे अपने गुस्से को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग मुझे याद दिला रहे थे कि मेरे साथ पिछली जिंदगी में इन्होंने क्या किया था। तभी मैं आगे बढ़ा और पास रखी हुई एक बोतल उठा ली। फिर मैं एल्फिन के पास गया और उस बोतल को हवा में उछाल दिया। डेरिस की नजर तुरंत उस बोतल के ऊपर चली गई। उसे पता नहीं था कि ये चीज बस उसका ध्यान भटकाने के लिए थी। उसी पल मैंने अपनी तलवार बाहर निकाली और एक ही वार में हवा में उड़ती हुई बोतल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बोतल का सारा जूस सीधे उसके चेहरे के ऊपर गिर गया। डेरिस इस चीज से पूरी तरह चौंक गया और कुछ देर में वहां पर उसका मजाक बन चुका था। मैंने आराम से अपने तलवार पे लगा हुआ जूस थोड़ा चखा और इस वक्त मुझे पता चला कि वो बस एक अंगूर का जूस था। इसके बाद मुझे 3 साल पुरानी एक बात याद आई। उस समय मेरी पावर्स अचानक बाहर निकलने लगी थी। हाइफ्रिड मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि एल्फिन के साथ साथ मेरी जितनी भी बहनें थी वो सारे के सारे खतरे में पड़ गए। मैं लगातार 7 विंग्स की शक्तियां छोड़ रहा था। उस समय पर मैं एक बेकाबू तूफान की तरह था। मेरी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि खुद हाइफ्रिड को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझे रोक पाएगा और मैं उस समय पर अपने पर से कंट्रोल खो चुका था। अब प्रेजेंट में दूसरी तरफ विस्काउंट हाइफ्रिड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में मौजूद थे। तभी यहाँ पर अचानक उनका एक नौकर आ खड़ा हुआ और उन्होंने उसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर दी। वो ये थी कि एल्माहेम फैमिली के बेटे लड़ रहे हैं आपस में। ये बात सुनने के बाद हाइफ्रिड थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन रॉड्रिक जो है वो शांत बैठा रहा हमेशा की तरह। उधर एल्फिन जल्दी से हाइफ्रिड के पास पहुंची और उसे सारी की सारी बातें बता दी। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इस लड़ाई के बारे में जान चुके थे अब तक, क्योंकि एल्माहेम फैमिली के बेटे लड़ रहे थे और ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए हर कोई इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि इस लड़ाई का रिजल्ट पूरे फंक्शन की दिशा बदल सकता था। एक तरफ था डेरिस जिसे घमंड था कि वो रॉड्रिक का बेटा है और वो फैमिली के मेन ब्रांच से आता है। वो मुझे बार बार अडॉप्टेड सन कह रहा था और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। फिर उसने अपना 4 विंग वाला विंग क्रेस्ट दिखाया। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, क्योंकि वो ड्यूक का बेटा था तो वो मेरी बेइज्जती करते ही जा रहा था सबके सामने। उसने मुझसे कहा कि मुझे भी अपना विंग क्रेस्ट सबको दिखाना चाहिए। उससे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मेरे विंग क्रेस्ट उससे कम होंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे आराम से कहा कि अपनी पावर का दिखावा करना खुद में ही शर्म की बात है, इसलिए मैं कभी भी इतना नीचे तो नहीं कर सकता। मेरे शांत और बेफिक्र जवाब को सुन के डेरिस और भी ज्यादा चढ़ गया। मैंने मुकाबले के लिए एक शर्त रखी, अगर मैं जीत गया तो डेरिस को सबके सामने एल्फिन से माफी मांगनी होगी। के बदले में डेरिस ने शर्त रखी कि अगर वो जीत गया तो मुझे उसका नौकर बनना पड़ेगा, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। इसके बाद हम दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। डेरिस अपनी दोनों शॉट्स को लेकर मेरी तरफ झपट पड़ा। उसका पहला वार तो मैंने आराम से रोक दिया, लेकिन उसके वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ कदम पीछे खिसक गया और मेरी तलवार भी हल्की सी कांपने लगी। इसी बात से मुझे समझ आ गया था कि डेरिस कोई कमजोर ओपोनेंट नहीं था मेरे लिए। उधर डेरिस अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाने में लगा हुआ था। अब यहाँ पे दोनों तरफ से तलवारें टकराने लगी और बैटलफील्ड में एक शानदार तलवारबाजी का मुकाबला भी शुरू हो गया। लेकिन एल्फिन दूर खड़े मेरी चिंता कर रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि डेरिस की तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी असली पावर कुछ और थी। उसके पास मैजिकल पावर बहुत ज्यादा अमाउंट में। यही चीज विंग क्रेस्ट वाले वॉरियर्स को आम वॉरियर्स से काफी अलग बनाती है। डेरिस अपनी शक्तियों को लेकर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। वो लगातार हमले करते ही जा रहा था, लेकिन साथ ही मुझे ताने भी मार रहा था। लेकिन मैं बस पूरी शांति से उसके हमलों को रोक रहा था। शांति उसे काफी ज्यादा चढ़ा रही थी। आखिरकार डेरिस ने फैसला किया कि अब वो पूरा जोर लगाकर हमला करेगा मेरे ऊपर। उसने अपनी दोनों तलवारों से एक बेहद शक्तिशाली अटैक किया मेरे ऊपर। दर्शकों को लगा कि अब मैं इस लड़ाई को हार जाऊंगा, लेकिन तभी मेरी तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ी। बस एक ही वार में मैंने उसकी दोनों तलवारों को हवा में ही रोक दिया। ये चीज देखकर डेरिस काफी ज्यादा हैरान था और उसकी शक्ल देखने लायक थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना पावरफुल हमला आखिर रोका कैसे गया। लेकिन मैंने तभी उसके ऊपर एक हमला करके उसे बहुत दूर जाके गिरा दिया, क्योंकि अब मेरी बारी थी उसके ऊपर हमला करने की। इसलिए मैंने अपनी तलवार के अंदर अपनी मैजिक पावर डाली। ये चीजें करते हुए मुझे अपनी पिछले 10 साल की ट्रेनिंग याद आ गई, क्योंकि उसी दौरान मैंने अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीखा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक दिन मैं अपने भाइयों से बदला ले सकूं। तभी मैं अचानक से आगे बढ़ा और अपनी तलवार जाके सीधा डेरिस को दे मारी। डेरिस पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अपने घुटनों पे आ गया। ये देखकर रियन भी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में दबाव में आ गया है। उस पल मेरी जादुई शक्ति इतनी भयानक लग रही थी कि मानो कोई मॉन्स्टर आ गया हो। लेकिन फिर भी डेरिस हार मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था बार बार कि उसके पास 4 विंग्स हैं और वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसे कोई आत्मविश्वास नहीं था। मैंने बिना कोई भाव दिखाए उसे घूरा। फिर मैंने अपनी तलवार में और ज्यादा मैजिकल पावर भर दी। ये देखकर दर्शकों के बीच हलचल मच गई। अब सभी सोचने लगे कि क्या सच में विस्काउंट परिवार का ये अडॉप्टेड लड़का जो है वो मेन फैमिली के वारिस को हरा देगा। डेरिस की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरी तलवार के आसपास चमक रही सुनहरी चिंगारियां अचानक काली होने लगी और ये चीज देखकर मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि ये वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हाइफ्रिड भी अब ये साफ देख सकता था कि डेरिस जो है वो मुश्किल से टिक पा रहा है, लेकिन मुझे अपनी
पुरानी जिंदगी की बातें याद आने लग गई जब उसने मेरा हाथ उखाड़ दिया था और यही बात मुझे उससे लड़ते रहने के लिए मोटिवेट कर रही थी। मैं अपनी शक्ति इतनी ज्यादा झोंक देता हूँ कि डैरिस अब मुझसे भीख मांगता है। तभी जोर से मुझे हाइफ्रिड रुकने को कहता है, लेकिन मैं नहीं रुकता। मैं डैरिस को लगातार नीचे धकेलता हुआ उसको जमीन के अंदर गाड़ देता हूँ। आखिरकार हालत ये होती है कि उस घमंडी की तलवार टूट जाती है और मुकाबला मेरे पक्ष में होता है। सारी चीजें देखकर मेरा मन खुश हो गया और मैं शांत हो गया, लेकिन अचानक मेरे शरीर में मौत का डर टहर जाता है। मुझे अपने पीछे रॉड्रिक का सबसे खतरनाक ऑरा महसूस होता है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ मेरे सामने रॉड्रिक का चेहरा होता है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो इस मुकाबले से बिल्कुल भी खुश ना हो। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो दर्शक थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे इस रिजल्ट से, क्योंकि मैं विस्काउंट फैमिली का सबसे छोटा और गोद लिया हुआ बेटा था और मैंने मेन फैमिली के तीसरे बेटे को हरा दिया। लेकिन इस तरह अपना सम्मान खोने के बाद मैं जानता था कि रॉड्रिक शांत नहीं बैठने वाला। फिर भी मैं हिम्मत जुटा के सीधे उसके सामने जाके खड़ा हो गया। उधर डैरिस पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने सर उठा के उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ देखा जो कि एल्माहिन फैमिली का मुखिया था। वो मुझे बेहद खतरनाक नजरों से घूर रहा था, लेकिन मैं भी उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा था। आखिर एक दिन मैं अपने ही हाथों से इस ड्यूक को गिराना चाहता था। तभी यहाँ पे डैरिस भागते हुए अपने पापा के पास गया। डैरिस ने रॉड्रिक के कपड़े पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी इस कुत्ते को मार दीजिए, इसने हमारा बहुत ज्यादा अपमान किया है। रॉड्रिक ने उसे काफी ज्यादा बेरहम और ठंडी नजरों से देखा, लेकिन डैरिस इससे ज्यादा और कुछ कह पाता। रॉड्रिक ने अपनी तलवार निकाली और उसके हाथ में घुसा दी। ये देखकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और पूरे दर्शक जो हैं वो ठंडे पड़ गए। उन्हें लगा नहीं था कि रॉड्रिक ऐसा भी कर सकता है अपने बेटे के साथ। ड्यूक यहाँ पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। वो अपने बेटे को घूरते हुए कहता है, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद तुम मुस्कुरा कैसे सकते हो। हाइफ्रिड अपने छोटे भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड्रिक के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो तलवार उठाता है और अपने ही बेटे की जान लेने के लिए वार कर देता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही मैं सीधे जाता हूँ और रॉड्रिक के सामने खड़ा हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा करता हुआ देखकर ड्यूक भी चौंक जाता है। मैं बहुत ज्यादा शांत आवाज में कहता हूँ, डैरिस ने अभी भी मेरी बहन से माफी नहीं मांगी है। ये हमारी शर्त का हिस्सा था, इसलिए कोई भी सजा देने से पहले उसे शर्त पूरी करनी होगी। ड्यूक गुस्से से मेरी ओर देखता है क्योंकि वो जानता था कि मैं एक अनाथ हूँ जिसे हाइफ्रिड ने अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी मैं खुद को एल्माहाइम फैमिली का सदस्य मानता हूँ। मैं उसे बिना डरे जवाब देता हूँ, मैं विस्काउंट हाइफ्रिड का बेटा हूँ। भले ही मेरा उनसे खून का नाता नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिता से ये सीखा है, अपनी फैमिली की रक्षा करना मेरा काम है। मेरी बात सुनने के बाद रॉड्रिक हाइफ्रिड को देखता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग पूरी गलती मेरी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ उसकी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। उसने कहा कि चाहे ये बच्चों का ही झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेन फैमिली के लिए इतना बड़ा अपमान सहना आसान नहीं है। फिर रॉड्रिक ने हाइफ्रिड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक बार उसका विरोध करने की कीमत वो पहले ही अपना एक हाथ देकर चुका चुका है, लेकिन वो जानना चाहता था कि मैं क्या खोने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया था कि मेरी हालत सच में खराब है। अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे कोई अच्छी बात कहनी होगी। मैंने एक गहरी सांस भरी और अपने चाचा की ओर देखते हुए कहा, ये कोई भाइयों का झगड़ा नहीं था, ये एक आधिकारिक लड़ाई थी। हमने नियमों के साथ लड़ाई करी, इसलिए इसे बच्चों की लड़ाई कहना सही नहीं है। मैं तलवार इसलिए उठाई थी ताकि डैरिस की तलवार का जवाब दे सकूं और विस्काउंट परिवार के खिलाफ उसके अपमान का हिसाब चुका सकूं। जो इंसान अपने ऊपर हुए अपमान का जवाब नहीं दे सकता, उसे हथियार उठाने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 10 साल का एक बच्चा इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ ड्यूक के सामने खड़ा हो सकता है। कुछ पल तक मुझे घूरने के बाद रॉड्रिक का दबाव भरा माहौल धीरे धीरे कम होने लगा। आखिरकार उसने अपनी तलवार रख ली और मेरी बात को पूरा सुन लिया, लेकिन तभी उसने एक अजीब ऑर्डर दिया, जल्दी अपनी तलवार निकालो। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन उसी समय मैं तलवार निकाल भी नहीं पाया था कि ड्यूक की तलवार मेरे सर के ऊपर तन गई। अचानक रॉड्रिक ने एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वो किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। अगले ही पल उसका वार मुझ पर पड़ा और मैं कई दीवारों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये दृश्य देख के एल्फिन डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है, जबकि मेरे पिता अपने भाई की इस घटिया हरकत पे दहाड़ उठते हैं। मेरे पिता तुरंत मैदान में कूद पड़ते हैं और सीधा रॉड्रिक को चुनौती दे देते हैं, लेकिन ड्यूक उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो आसानी से उसके हमले को रोक देता है। उधर हाइफ्रिड घबराकर मेरी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि मेरी हालत दिख सके। जब वो मेरे पास पहुंचता है तो उसे मेरी टूटी हुई तलवार दिखाई देती है, लेकिन असली हैरानी की बात कुछ और ही थी। मैं अब भी अपने पैरों पे खड़ा था, मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, खून बह रहा था, फिर भी मैं गिरा नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत और जिद के साथ ड्यूक के उस भयानक वार को रोक लिया था। मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। रॉड्रिक ये सब देखता है। कुछ पल तक मुझे घूरने के बाद वो बिना कुछ कहे मुड़ जाता है और अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसका दबाव हटता है उस वार का असर मेरे शरीर पर पूरी तरह टूट पड़ता है। मेरे पैर जवाब दे देते हैं और मैं आगे की तरफ गिरने लगता हूँ। तभी मेरे पिता मुझे अपनी बाहों में थाम लेते हैं। मैं तब तक अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, लेकिन तब भी अपने पिता से कहता हूँ, पिताजी मैंने सब कुछ बचा लिया। और मैं मुश्किल से सांस लेते हुए आगे बोलता हूँ, मैंने अपना वादा भी निभा दिया। मुझे देखकर हाइफ्रिड का सीना गर्व से भर जाता है। उनकी नजर में मैं किसी शानदार योद्धा से कम नहीं था। उधर अब ड्यूक को भी अपने सहयोगियों की तीखी बातें सुननी पड़ती है। वो कहते हैं कि उसने बहुत जल्दबाजी और बचकानेपन से काम लिया है। हालांकि कुछ लोग यही मानते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करता तो मेन फैमिली के सम्मान को ठेस पहुंचती। ऐसे में मुझे एक बार मार के सब शांत करना शायद उसके लिए सबसे अच्छा समझौता था। लेकिन चाहे जो भी हो, ये चीज मेरे लिए एक शानदार शुरुआत साबित हुई। आखिर मैंने पूरे परिवार के सामने महान ड्यूक का सामना किया था, उसकी बातों का जवाब दिया था और उसके सीधे वार से बचकर खड़ा रह गया। अब हर कोई मेरा नाम जानने लगा था। फिर भी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों शाखाओं के परिवार अलग हो सकते थे। कमाल की बात यह थी कि रॉड्रिक खुद भी यही चाहता था। उसे विश्वास था कि वो दिन जल्दी आने ही वाला है। उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जो कि पूरी दुनिया को कई हिस्सों में बांट देगा। लेकिन फिलहाल आज का दिन मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन था। उस
समय बाद मैं फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में था। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को आसानी से हराते हुए जमीन पर गिरा देता हूँ। मेरे सामने लड़का मुझे देखकर हैरान रह जाता है और मनी मन सोचता है कि उसका गुरु हमेशा की तरह आज भी कमाल का है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि मैं अभी भी सिर्फ 10 साल का था। फंक्शन से लौटने के बाद मैं पहले से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था और सबको अब तक ये बात पता चल चुकी थी कि मैंने ड्यूक की बेटी को हराया है। इतने सालों तक मेन परिवार ने विस्काउंट परिवार को नीचा दिखाया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अब पहली बार कुछ बदलने लगा था। मैं लगातार प्रैक्टिस और लड़ाइयों के जरिए स्वॉर्ड डांस फंक्शन में सीखी हुई हर कला को अपने भीतर उतार रहा था। मैंने अपनी ताकत दिखाई थी। मैंने साबित कर दिया था कि मेरी भी एक कीमत है। सिर्फ इतना ही उन लोगों की आवाज को बंद करने के लिए काफी था जो हमेशा विस्काउंट परिवार को मेन परिवार के लिए कलंक कहा करते थे। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बस एक छोटा सा कदम था। मेरा असली गोल अभी भी वही था, अल-माहिम परिवार। मुझे उनसे निपटना था। मैं जानना चाहता था कि मैं आखिर में कितना ज्यादा शक्तिशाली बन सकता हूँ। हालांकि फंक्शन के दौरान मैंने अपनी ताकत की एक झलक दिखाई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि ये पावर अभी ड्यूक रॉड्रिक को हराने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। विंड क्रेस्ट किसी भी इंसान के अंदर छिपी हुई मैजिकल पावर का संकेत होते हैं। वो इस बात का पैरामीटर होते हैं कि किसी के पास कितनी क्षमता और ताकत है। लेकिन अगर वो मैजिकल पावर तुम्हारे कंट्रोल में ना हो तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने विंग्स वाला क्रेस्ट क्यों ना हो, क्योंकि असली ताकत बस पावर रखने में नहीं, उसे पूरी तरह कंट्रोल करने में होती है। फिलहाल मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। मैं अपने 7 विंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं एक कॉम्पिटिटर को हरा के मैदान में खड़ा हो गया और अगले मुकाबले के लिए इधर उधर देखने लगा। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम थी, मैं पहले ही सभी को हरा चुका था। उसी समय एल्फ्रेड मेरे पास आई। वो मुझे फिर से अपनी हद से ज्यादा मेहनत करते हुए देख रही थी। मैं हमेशा की तरह खुद को रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एल्फ्रेड ने बताया कि विस्काउंट मुझे बुला रहा है। सुनते ही मैं तुरंत वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जाते जाते अचानक मेरी नजर उसकी यूनिफॉर्म पर पड़ गई। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मेरी नजर देखकर एल्फ्रेड पलटी और हैरानी से पूछने लगी कि मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा हूँ। असल में आज उसने अपनी नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, वो एक अलग पोशाक में थी। पहले वो इस कपड़े को पहनने से साफ मना कर देती थी क्योंकि उसके हिसाब से ये प्यारा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। एल्फ्रेड समझ चुकी थी कि जैसे मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ और खुद को बदल रहा हूँ, उसको भी वैसे ही मजबूत बनना होगा और अपने अंदर बदलाव लाना होगा। अब एल्फ्रेड अचानक अपनी तलवार निकालकर मेरी तरफ तान देती है। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, अगली बार जब तुम वापस आओगे तब हमारा मुकाबला होगा। उसकी चुनौती को सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मैं मजाकिया अंदाज में जवाब देता हूँ, बस इतना ध्यान रखना कि पहली बार में तुम मुझे मार मत देना। इसके बाद मैं विस्काउंट के बुलावे पर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मैं हल्के से दस्तक देता हूँ। अंदर से अनुमति मिलने पर कमरे में प्रवेश करता हूँ। हाइफ्रेड मेरा इंतजार पहले से ही कर रहे थे और उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। उनके चेहरे की सीरियसनेस देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि बात कोई मामूली नहीं है। मैं चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद हाइफ्रेड बोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे अल-माहिम परिवार में आए पूरे 10 साल हो चुके हैं। फिर उन्होंने टेबल पर एक चीज रखी। उसे देखते हुए उन्होंने कहा, मैं तुमसे इस टॉपिक के ऊपर बात तब करना चाहता था जब तुम बड़े हो जाओ, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि सही समय आ चुका है, इसलिए आज वो मुझे वो बात बताने वाले थे जिसे इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखे हुए थे। मेरे सामने टेबल पे रखा वो लाल रंग का छल्ला कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं था। वो एक पारिवारिक विरासत थी। वो एक ऐसी विरासत थी जो ये बता रही थी कि मैं ही अगला विस्काउंट परिवार का मुखिया बनने वाला हूँ। हाइफ्रेड सीधे मेरी तरफ देखते हुए अपनी इच्छा बताता है। वो चाहते थे कि फ्यूचर में मैं विस्काउंट परिवार की बागडोर संभालूं और उनका उत्तराधिकारी बनूं। उनकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शॉक रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहते हैं। हाइफ्रेड मेरा रिएक्शन देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। फिर वो स्वीकार करते हैं कि ये पद उतना मजबूत नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। असलियत यह है कि अल-माहिम राम रखने वाला ये परिवार अभी भी कई मुश्किलों से घिरा हुआ था। एक क्षेत्र के शासक होने के नाते उनके ऊपर अपने लोगों की रक्षा करने और अपनी भूमि को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। ऐसी सिचुएशन में अगले विस्काउंट की जगह खाली छोड़ना पूरे परिवार के लिए एक खतरा बन सकता था, इसलिए उन्होंने अब और इंतजार न करने का फैसला किया था। और आज वो चाहते थे कि मैं ऑफिशियल रूप से इस विरासत को स्वीकार करूं और भविष्य का उत्तराधिकारी के रूप में अपनी जगह संभालूं। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल कुछ और था। क्या मेरी बहनें इस फैसले से सहमत होंगी? आखिर मैं इस परिवार का खून से जुड़ा वारिस नहीं था। हाइफ्रेड मेरी चिंता समझ जाते हैं। वो मुझे भरोसा दिलाते हैं कि मेरी सभी बहनें 3 दिन बाद नाइट स्कूल से वापस लौट आएंगी। उसके बाद वो सबके सामने ऑफिशियल रूप से इस फैसले की घोषणा करेंगे। मार्फा और कूडो काफी समय से घर से दूर थी, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि उन दोनों में से कोई भी इस घोषणा से खुश नहीं होने वाला, खासकर कूडो। वो तो निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएगी। उसका रीजन भी मुझे पता था। वो हमेशा इस बात से चिढ़ती थी कि मैं एक लड़का हूँ और मुझे 7 विंग्स जैसी दुर्लभ पावर मिली है। इसी वजह से वो अक्सर मेरे से नाराज रहती थी। ये सब सोचकर मैंने सिर लाया और हाइफ्रेड के इस ऑफर को ठुकरा दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। फिर मैंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई। मैं अभी तक अपनी मैजिकल पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल में नहीं कर पा रहा और अभी मेरे लिए विस्काउंट्स की जिम्मेदारी लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्हें ये मानना मुश्किल लगता था कि मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ। उन्होंने बताया कि स्वॉर्ड डांस गैदरिंग में मेरे प्रदर्शन को देखकर उन्हें लगा था कि वो लाल विरासत वाली अंगूठी मेरे लिए एक उपयुक्त पुरस्कार होगी। लेकिन अब जो कि मैंने उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसलिए उनके पास मेरे लिए एक और चीज थी। अगले ही पल मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत मैजिकल स्वॉर्ड रखी थी। ग्राम, एक ऐसी तलवार जो 7 विंग्स की शक्तियों को नियंत्रण करने में सक्षम थी। इतना ही नहीं, वो एक ऐसी तलवार थी जो कि अनकंट्रोल्ड मैजिकल पावर को अपने अंदर समा सकती थी। मैं कुछ पल तक तो उस तलवार को बस देखता ही रह गया। इसके बाद हम दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े ताकि उसकी असली ताकत को परखा जा सके। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था कि आखिर इतनी दूर जंगल में आने की क्या जरूरत थी। तलवार की टेस्टिंग तो मैदान में भी हो सकती थी, लेकिन फिर मुझे वजह समझ आ गई। हाइफ्रेड अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं प्रशिक्षण के दौरान अक्सर जरूरत से ज्यादा ताकत लगा देता हूँ और आसपास की चीजें तोड़ देता हूँ। यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो अपने प्यारे बेटे से होने
वाले नुकसान से बचने के लिए उन्होंने जंगल को चुना था। ग्राम एल्महिन परिवार की एक मैजिकल स्वॉर्ड है जिसे पीढ़ियों से परिवार के सबसे बड़े बेटे को सौंपा जाता रहा है। ये पारिवारिक परंपरा थी जिसकी वजह से ये तलवार उनके पास आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो इसे मेन फैमिली से खास तौर पर मेले लेकर आए हैं। इसके बाद हाइफ्रिड तलवार पर लिपटे हुए कपड़े को हटाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं तलवार को ध्यान से देखता हूँ मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि तलवार की हालत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे मैंने सोची थी। असल में वो तलवार टूटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उससे लड़ाई करना तो दूर, उसे ठीक से इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। आखिर इतनी महान और पॉपुलर तलवार ऐसी हालत में कैसे हो सकती है? लेकिन तभी हाइफ्रिड अपने हाथ से उसके अंदर मैजिकल पावर फ्लो करने लगता है। वो तलवार अचानक लाल रंग की चमकती हुई माना से भर उठती है और देखते ही देखते वो टूटी हुई तलवार बहुत ज्यादा कमाल की लगने लगती है। उसे देखकर मैं समझ गया कि ये तलवार बाहर से भले ही टूटी हुई दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली ताकत अभी भी जिंदा थी। यही वो वजह थी कि स्वॉर्ड को पोटेंशियल स्वॉर्ड कहा जाता था, क्योंकि इसकी लिमिट तलवार नहीं बल्कि उसे चलाने वाले की क्षमता तय करती थी। इसके पास जितना ज्यादा पावर और कंट्रोल होगा, ये तलवार उतनी ही अधिक ताकत दिखाएगी। मेरी आंखों के सामने हाइफ्रिड ने इसका प्रदर्शन किया। उन्होंने तलवार में अपनी जादुई शक्ति भरी और एक भयानक हमला छोड़ा। अगले ही पल लाल ऊर्जा की विशाल लहर आगे बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मिटा दिया। जंगल के बीचों बीच एक लंबी विनाशकारी लकीर बन गई थी, मानो किसी मॉन्स्टर ने धरती को चीर दिया हो। मैं ये सब कुछ देखकर शॉक रह गया, लेकिन इतनी शक्तिशाली तलवार के अपने फायदे ही नहीं, कुछ भारी नुकसान भी थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये तलवार अपने यूजर की मैजिकल पावर को लगातार खींचती रहती थी, यानी जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए उतनी तेजी से माना खत्म हो जाता है। इसी वजह से इस हथियार को कर्स तलवार भी माना जाता था। इसकी शक्तियों की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। हाइफ्रिड मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने तलवार मेरी ओर बढ़ाते हुए पूछा, तो क्या तुम खुद इसे आजमाना चाहोगे? उनकी बात सुनते ही मेरी नजर फिर से ग्राम पर टिक गई, क्योंकि मेरे सामने अभी वो हथियार था जो कि मेरी 7 विंग्स वाली शक्तियों को कंट्रोल कर सकता था। मैंने बिना देर किए ग्राम को अपने हाथ में उठाया। अगले ही पल वो तलवार गोल्डन और ब्लैक एनर्जी के धड़कती हुई लहरों से चमक उठी। मैं अपनी तरफ से ज्यादा पावर्स नहीं लगा रहा था, लेकिन फिर भी ये तलवार मेरे शरीर से मैजिकल एनर्जी को जबरदस्ती खींचे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ग्राम मेरी सारी शक्तियां निकल लेना चाहती हो। और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। मेरे अंदर से निकली हुई एनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो दूर से भी देखी जा सकती थी। दूर मैदान में मौजूद जो स्टूडेंट्स थे वो भी उसे देखकर दंग रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी सी चीज आसमान से गिर रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि मामला उल्टा है, बल्कि कोई जमीन से उठकर आसमान की तरफ गया था। सभी छात्र आपस में बहस करने लगे कि आखिर वो क्या था। उसी दौरान एल्फिन ने भी उस एनर्जी को महसूस किया। जैसे ही उसने उस पावर की पहचान की, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे तुरंत महसूस हो गया कि ये घटना किसी और से नहीं बल्कि उसी के भाई यानी मुझसे जुड़ी थी। मैं ग्राम की शक्ति देखकर पूरी तरह हैरान रह गया था। उसकी ताकत मेरी सोच से कई ज्यादा थी। उधर हाइफ्रिड भी मेरी ताकत देखकर शॉक थे। मेरे हमले ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान में फैले बादलों तक को चीर दिया था। असल बात ये थी कि अल्माहिम परिवार के इतिहास में कभी भी किसी ने 7 विंग्स वाले क्रेस्ट की शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उनकी असली सीमा आखिर कहां तक है। अगर मैं इस पावर को कंट्रोल करना सीख गया तो मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता था कि रॉड्रिक और हाइफ्रिड जैसे महान तलवारबाज भी मेरे पीछे छूट जाते। ये सोचकर मेरे अंदर एक नई आग जल उठी। आखिर मेरा गोल हमेशा से मजबूत बनना था, और अगर मैं परिवार के हेड से भी आगे निकल सकता था तो उससे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए क्या हो सकती थी। लेकिन तभी हाइफ्रिड के चेहरे पे एक सीरियसनेस आ गई। उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर लोगों को तुम्हारी असली शक्ति के बारे में पता चल गया और अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम्हारे पास 7 विंग क्रेस्ट है तो बहुत से लोग तुमसे नफरत करेंगे और अपना दुश्मन मान बैठेंगे तुम्हें। हाइफ्रिड की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, जब तक तुम इतने शक्तिशाली नहीं बन जाते कि कोई तुम्हें रोक ना सके तब तक तुम्हें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैंने बिना किसी झिझक के उनका हाथ थाम लिया, फिर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं दोबारा वैसी दुख भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता जैसे मैंने पहले जी थी। मेरे दिल में अपने पिता के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। अगर उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैंने उनसे वादा किया, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं 7 विंग्स की शक्ति पर पूरी तरह महारत हासिल करूंगा। मेरी आंखों में अटूट संकल्प था और हाइफ्रिड भी समझ गए थे कि मैं अपने इस वादे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसके बाद देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद नाइट स्कूल गई हुई मेरी बहनें आखिरकार घर लौट आई। कूडो और मार्वा के वापस आते ही घर का माहौल खुशियों से भर गया। जैसे ही सबसे बड़ी बहन कूडो ने अपने हाथ फैलाए, उसे उम्मीद थी कि छोटी बहनें दौड़कर उसको गले लगा लेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। छोटी बहनें उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके सीधे मार्वा की तरफ भाग गई और उससे लिपट गई। कूडो वहीं खड़ी रह गई। उसे ऐसी बेरहमी से नजरअंदाज किया गया मानो वो वहाँ मौजूद ही ना हो। असल में छोटी बहनें उससे नाराज थी, क्योंकि कूडो हमेशा उन्हें चढ़ाती रहती थी और उनके बाल भी खराब कर देती थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए कूडो ने ऐसा दिखाया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बहुत ठंडे अंदाज में खड़ी थी, जैसे कि वो सब इसके प्लान में था। लेकिन अगले ही पल उसका सारा दिखावा टूट गया। उसकी नजर एल्फिन पर पड़ी और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ गई। एल्फिन चिल्लाते हुए उसने उसे गले लगाने की कोशिश की। उधर मार्वा चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। कुछ देर बाद उसने बोहे से कोड़ ली, क्योंकि उसे ऐसा एहसास हुआ कि परिवार का एक सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा नाम सुनते ही कूडो का मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। उधर मैं अपनी ही दुनिया में बिजी था। इस समय पर मैं ग्राम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और बार बार मैजिकल पावर्स के विस्फोट छोड़ रहा था। सच कहूं तो इस तलवार पर महारत हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। मैं इसे इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन इसके अंदर भरी हुई मैजिकल पावर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आता है कि हाइफ्रिड ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। वो न केवल ग्राम की शक्ति को पूरी तरह दबा लेते हैं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार उसका आउटपुट भी कंट्रोल कर सकते थे। मैं अभी भी प्रैक्टिस में डूबा हुआ था कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, कूडो वहाँ खड़ी थी। उसे अचानक अपने सामने देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन कूडो ने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। इतना
इतना भी नहीं सीखा तुमने अभी तक कि अपनी बड़ी बहन के लौटने पर उसका स्वागत किया जाता है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मुझे फिर से ताना मारना शुरू कर दिया। वो लगातार मुझे सुनाती रही और मेरे घमंड पर सवाल उठाने लगी। क्या तुम खुद को इतना खास समझने लगे हो या फिर तुम्हें लगता है कि तुम बाकी परिवार के लोगों से अलग हो? उसकी आवाज में हमेशा की तरह चिढ़ और सार्केज्म भरा हुआ था। फिर उसने स्वॉर्ड डांस गैदरिंग की बात छेड़ दी। असल में नाइट स्कूल में भी मेरे प्रदर्शन की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी। वहाँ के छात्र और शिक्षक लगातार उसी के बारे में बात कर रहे थे। कूडो ने आगे घुमाते हुए कहा, जहाँ भी जाओ बस तुम्हारी ही बातें सुनाई देती है। पूरे नाइट स्कूल के लोग हमारे ही बारे में बोलते रहते हैं और थकते भी नहीं है। उसकी बातों से साफ था कि वो मेरी पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं शांत स्वर में उसकी बातों का जवाब देता हूँ, दीदी अगर किसी को खास कहना हो तो वो आप हो। मैं उसे याद दिलाता हूँ कि एक ट्रेनी होने के बावजूद उसने कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया है और हर बार सुरक्षित वापस लौटी है। लेकिन इतना ही नहीं, वो अपने पूरे ग्रुप में अकेली ऐसी वॉरियर थी जिसे उस मेडल ऑफ ऑनर मिला था। मेरे लिए ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन मेरी बातें सुनकर भी कूडो मुझसे इंप्रेस नहीं हुई। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे विस्काउंट परिवार की गद्दी संभालनी है तो इतना तो करना ही होगा। उसे पहले से पता था कि मैंने उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और इतना ही नहीं, यही पता था कि लोगों को लगता है कि मैंने ये फैसला उसके खातिर लिया था। ये सुनकर मैं मन ही मन परेशान हो गया। क्या पिताजी एक भी बात अपने तक नहीं रख सकते? मैंने तुरंत सफाई दी, मैंने ये पोजीशन आपकी वजह से नहीं ठुकराया। मैंने मना इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी उस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ। मैं खुद को योग्य नहीं मानता। मेरी बात सुनकर कूडो कुछ पल चुप रही, फिर वो पास खड़े एक बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ गई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। धीरे से उसने कहा, मेरे जीवन का सपना क्या है ये पिताजी भी जानते हैं और तुम भी, लेकिन फिर भी तुम दोनों कभी कभी बहुत ज्यादा निर्दयी लगते हो। उसकी आवाज में दबा हुआ दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाली। एक ही बार में उसने उस बड़े से पेड़ को आराम से काट दिया। मैं अभी समझ भी नहीं पाया था कि वो क्या कर रही है कि अचानक पूरा पेड़ मेरी तरफ गिरने लगा। अगले ही पल वो पेड़ वहीं आ गिरता है जहाँ मैं पहले खड़ा था। मैं हैरानी से कूडो को देखता रह गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो सच में नाराज नहीं थी, वो बहुत गुस्से में भी थी। मैं हैरानी से अपनी बहन को देखता हूँ। अभी कुछ पल पहले तक वो बस बात कर रही थी और अब वो पूरी तरह लड़ाई के इरादे से मेरे सामने खड़ी थी। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से उसे क्या हो गया है। कूडो ने अपनी तलवार मेरी तरफ तानते हुए कहा, मैं तुम्हारी ताकत परखने आई हूँ और इस बार मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकूंगी। उसकी बात सुनकर मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। रुको, ये बेवकूफी है, मेरा हथियार अभी पूरी तरह स्टेबल भी नहीं हुआ है। लेकिन कूडो ने मेरी बात को सीधे नकार दिया। उसने कहा कि ये वही बहाने हैं जिसे बैटलफील्ड में कोई भी दुश्मन नहीं सुनेगा। मैं उसे देखने लगा। क्या आप खुद को दुश्मन कह रही हो? लेकिन कूडो इस समय पर बहुत सीरियस दिख रही थी। वो बोली कि वॉरियर के लिए बस सिर्फ एक नियम होता है और वो है हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहना। ये कहने के बाद उसने अपनी पोजीशन ले ली। फिर उसने मुझे चेतावनी दी, जरा भी हाथ मत रोकना वरना मैं तुम्हें सीधा जमीन में गाड़ दूंगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही कूडो बिजली जैसी रफ्तार से मेरी तरफ झपटी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मैं एक पल के लिए चौंक गया। मैंने तुरंत अपनी तलवार उठाकर बचाव किया, लेकिन मेरे लिए सिचुएशन आसान नहीं थी। मैं अभी तक ग्राम की शक्ति को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था और मेरे सामने खड़ी थी कूडो, एक ऐसी वॉरियर जो सचमुच मुझ पर कोई भी दया दिखाने वाली नहीं थी और अब मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करना ही था। मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। अगर मुझे कूडो के हमलों से बचना था तो मुझे ग्राम की शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ता। मैंने तुरंत अपनी तलवार कस के पकड़ ली। अगले ही पल तलवार लाल ऊर्जा से चमक उठी और इसी के साथ परिवार के दो सबसे ताकतवर भाई बहन आमने सामने आ गए। लड़ाई की शुरुआत से ही कूडो ने कोई भी नरमी नहीं दिखाई। उसकी तलवार लगातार मेरी तरफ बरस रही थी। वो हमले करते हुए बोली, कम से कम तुम्हारी तलवार चलाने की कला पहले जैसी ही अच्छी है। आवाज में तारीफ भी थी और चुनौती भी। ऐसा लग रहा था कि उसका एक हिस्सा लड़ाई का भरपूर आनंद ले रहा है। साथ ही वो ये भी देखना चाहती थी कि क्या मैं नाइट एकेडमी मिली उसकी कठिन ट्रेनिंग का सामना कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी उसके चेहरे पे निराशा झलकने लगी, क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि ग्राम पर मेरा अभी भी नियंत्रण बहुत ज्यादा खराब था। वो ताना मारते हुए बोली, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी मैजिकल स्वॉर्ड पर तो बहुत ज्यादा बेकार है। ना कह के उसने एक जोरदार वार किया। मैं कई कदम पीछे फिसल गया। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैं अच्छी तरह जानता था कि कूडो इस लड़ाई में बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकने वाली। सच कहूँ तो वो हमेशा से ऐसी ही थी। जब हम छोटे थे तब भी वो मेरे साथ सबसे ज्यादा सख्ती से पेश आती थी। उसकी हर लड़ाई मुझे मेरी सीमा से आगे धकेलने की कोशिश करती थी। मैं मन ही मन सोच लगा, तो वो मेरे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं परिवार का इकलौता लड़का हूँ, या इसलिए क्योंकि उत्तराधिकारी बनने का अधिकार मेरे पास है, या फिर इसलिए क्योंकि मेरे पास 7 विंग्स वाला क्रेस्ट है जो बाकी सभी से कई ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। मैं इसका जवाब नहीं जानता था, लेकिन एक बात जरूर जानता था, कूडो हमेशा दुनिया को अन्यायपूर्ण कहती थी और जब हर बार वो मेरे सामने खड़ी होती थी तो मुझे मेरी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती थी। अचानक वो मेरे सामने आई और एक और भयानक वार मेरे तरफ झोंक दिया। तलवारों के टकराने से चिंगारियां उड़ गई। करते हुए वो बहुत जोर से चिल्लाई, तुम इस परिवार के मुखिया बनने के लायक नहीं हो। उसकी आवाज में सालों से जमा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उधर दूर खड़े होकर हाइफ्रिड और मेरी बाकी बहनें ये सब देख रही थी। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें डर था कि ये लड़ाई कहीं सचमुच कोई बड़ा हादसा न बन जाए, लेकिन हाइफ्रिड वो शांत बने रहे। उनका मानना था कि ये मुकाबला जरूरी था, क्योंकि इसी तरह मैं और कूडो हमारे बीच की सालों पुरानी डिस्प्यूट का सामना कर सकते थे। बेशक ये फैसला जोखिम भरा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि बात इतनी नहीं बिगड़ेगी कि हम दोनों में से किसी का जीवन खतरे में पड़ जाए। कम से कम मेरी दूसरी बहन ये उम्मीद कर रही थी। हालांकि उसके मन में एक और सवाल भी था। वो सोच रही थी आखिर हमें नाइट एकेडमी से इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया गया, क्योंकि जहां तक उसे पता था हाइफ्रिड कभी भी उत्तराधिकारी के मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी में चर्चा करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार को इकट्ठा करना जरूरी हो गया। हाइफ्रिड अपनी बेटी की बात सुनकर सिर हिलाते हैं। फिर वो पास रखा एक डब्बा खोलते हैं और उसमें से एक लिफाफा निकालते हैं। उस लिफाफे को देखते ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। हाइफ्रिड सीरियस होकर बताते हैं कि ये लेटर कोई आम लेटर नहीं है, ये सीधे मेन परिवार की ओर से आया हुआ इन्विटेशन था। लेटर में लिखा था कि मेन परिवार के बुजुर्ग पूरी परिवार की सत्ता का सेंटर माने जाते हैं, अपने पोते से एक बार फिर से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि मेन
फैमिली का मुझे बुलाना एक बहुत बड़ी बात, और इसके पीछे क्या इरादे छुपे थे ये कोई नहीं जानता था। हाय फ्रेड ये बात जानते थे कि मेन फैमिली के लोग बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें डर था कि अगर मैं वहां पर गया तो वो लोग मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे या फिर वो मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखने का प्रयास कर सकते हैं। हाय फ्रेड की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो उनसे उनका बेटा ना छीन ले, यानी मुझे ना छीन ले। उधर दूसरी तरफ हमारी लड़ाई अभी भी चल रही थी। उधर मैं और कूडो एक दूसरे से लगातार भिड़ रहे थे, लेकिन ज्यादातर हमले वही कर रही थी। मैंने मौका देखकर उसे याद दिलाया, मैं पहले ही उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव ठुकरा चुका हूँ, पिताजी भी ये बात जानते हैं। लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कूडो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई। एक और वार करते ही वो चिल्लाई, जानते हैं, और यही वजह है कि वो तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं है। उसकी तलवार बार बार मेरी रक्षा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका हर वार इतना भारी था कि मुझे लगता था जैसे पूरी धरती का वजन मेरे ऊपर गिर रहा हो। मैं मुश्किल से उसके हमलों को संभाल पा रहा था, लेकिन आखिरकार मुझे एक मौका मिल गया। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और सही समय पर उसकी तलवार को एक तरफ मोड़ दिया। उसका वार रास्ते से हट गया। अब मैं पलटवार कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा कूडो के चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या हुआ, भागने की सोच रहे हो? अगले ही पल उसके शरीर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर फूट पड़ी। एक विस्फोट जैसी पावर सीधे मुझसे टकराई। मैं हवा में उछला और कई मीटर दूर जाके गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी कि मेरी ऐसी तैसी हो गई। मेरे पूरे शरीर में दर्द उड़ गया, लेकिन कूडो की आंखों में अब भी लड़ाई खत्म करने के कोई इरादे नहीं थे। वो अभी मेरी तरफ बढ़ रही थी, मानो मुझे अपनी सीमा से आगे धकेल कर ही दम लेगी। कूडो मेरी तरफ देखते हुए ताना मारती है, अगर तुम्हें सिर्फ बिना सोचे समझे तलवार घुमाने आती है तो तुम एक घटिया तीसरे दर्जे के योद्धा हो। फिर वो अपनी तलवार कंधे पे रखते हुए आगे कहती है, और अगर तुम अपने दम पर मैजिक को संभाल पाओ तो शायद दूसरे दर्जे के योद्धा कहलाने लायक बन जाओ। उसकी नजरें मुझ पर टिक गई, लेकिन असली प्रथम श्रेणी का योद्धा वही होता है जो तलवार और मैजिक दोनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सके। उसकी बात सुनकर मैं दांत भींच लेता हूँ, क्योंकि अब तक की लड़ाई में मैं उसे जरा भी इंप्रेस नहीं कर पाया था। असल में कूडो ने तो अभी तक ठीक से पसीना भी नहीं बहाया था। वो पूरे मुकाबले के दौरान मुझ पर हावी रही थी। उसकी नजरों में मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल निराशाजनक थी। इस दुनिया में विंग क्रेस्ट का अंतर सिर्फ संख्या का अंतर नहीं होता, ये इस बात को तय करती है कि कोई आदमी कितनी मैजिकल पावर पैदा कर सकता है और कितनी देर तक उसे उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि एक एक्स्ट्रा विंग का अंतर भी ताकत में कई गुना बढ़ोतरी कर सकता है। यानी जितने ज्यादा विंग्स उतनी ज्यादा माना, उतना अधिक आउटपुट और उतना ही अधिक सहन शक्ति। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि कागज पर मेरी शक्ति कूडो से कई अधिक होनी चाहिए थी। कूडो के पास 5 विंग्स वाला क्रेस्ट था। देखा जाए तो उसकी मैजिकल पावर और सहन शक्ति मेरे से कम होनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी वो बिल्कुल अलग थी। मैं अपनी शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बल्कि कूडो को अपनी हर एक पावर अच्छे से कंट्रोल करनी आती थी। कम शक्तियां होने के बावजूद भी वो मुझे बहुत अच्छी फाइट दे रही थी। कूडो ने मेरी लड़ाई का तरीका देखकर हल्की मुस्कान दी। उसकी नजर में मैं सीधे मुकाबले से बच रहा था। मैं बार बार दूरी बना रहा था और अपनी तलवारबाजी का पूरा फायदा भी नहीं उठा रहा था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, या फिर तुम्हें डर है कि तुम फिर से कंट्रोल ना खो बैठो जैसे तुमने 3 साल पहले किया था? मैं एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद वो सही कह रही थी। मैंने कभी भी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, लेकिन शायद मैं सचमुच अपने अंदर की शक्ति को जानबूझ के दबा रहा था। शायद मेरे मन के किसी कोने में अब भी ये डर बैठा हुआ था कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो मैं फिर से किसी को चोट ना पहुंचा दूं। मैंने धीरे से ग्राम को देखा और मेरी पकड़ उस पर और मजबूत हो गई। तभी मेरे मन में एक नया विचार आया, क्या यही मेरी असली समस्या है? क्या मैं ग्राम को इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अपनी मैजिकल पावर्स को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ? आज की इस वीडियो को हम यही तक करते गए, और हाँ, इसका पार्ट 2 जरूर आ जाएगा अगर इस पे ज्यादा लाइक्स आते हैं तो। इसलिए ज्यादा लाइक्स करना मत भूलना इस वीडियो के ऊपर। अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कमाल की स्टोरीज मैं लाता ही रहता हूँ।